नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एजुकेशन हब पर। लेट्स क्रिएट द फ्यूचर। एजुकेशन साइकोलॉजी की एक और बेहतरीन क्लास लेकर मैं आप सभी के बीच से हाजिर हूँ। कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ सभी एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। तो हम एजुकेशन साइकोलॉजी शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे थे, जो अपनी रीड प्री आती है, जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड है, जहाँ पर भी साइकोलॉजी आती है उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। और पढ़ते पढ़ते हमने विकास पढ़ा, विवृद्धि पढ़ी, उसके बाद हम अवस्थाओं में आए थे। पहले हमने गर्भावस्था पढ़ी और उसके बाद शेष अवस्था को हमने कंप्लीट कर लिया। आपका रेस्पॉन्स काफ़ी अच्छा लग रहा है और कंटिन्यू अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करते चलिए। इससे पहले अगर आपको वीडियो ने लाइक नहीं किया है तो इसको पहले लाइक कीजिए और चैनल पे यदि नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। चलते हैं, आज की अपनी क्लास हम शेषावस्था पढ़ चुके हैं, गर्भावस्था पढ़ चुके हैं। गर्भावस्था के बारे में आपको बता चुका हूँ किस प्रकार से वो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। अगर आप रीट की तैयारी, प्रॉपर रीट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए शेषावस्था और बाल्यावस्था महत्वपूर्ण है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो तो शेषावस्था और बाल्यावस्था महत्वपूर्ण है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बाल्यावस्था और किशोरावस्था महत्वपूर्ण है। इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। हालांकि ये नहीं है कि उससे क्वेश्चन नहीं आ सकते, इनमें आ सकते हैं, बट ज़्यादा प्रायोरिटी कहाँ की रहती है इन चीज़ों जैसे मैंने आपको बताया उनकी। तो आज हम बाल्यावस्था के बारे में पढ़ेंगे। शेषावस्था के बारे में मैंने आपको कुछ चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। 3 क्लासेज हमारी हुई हैं। अगर आपने पहले क्लासेज नहीं लिए तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उसमें प्लेलिस्ट पूरी भरी हुई है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में। तो हेडिंग लगा लीजिए, बाल्यावस्था या फिर चाइल्डहुड। बाल्यावस्था या चाइल्डहुड, इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। चलिए करते हैं शुरुआत। बाल्यावस्था क्या होती है? हमने जब शेषावस्था पढ़ी थी उसकी मैंने आपको उम्र बताई थी, शेषावस्था की एज बताई थी। उस एज के बाद कब तक बताई थी आपको? 2 से मतलब जन्म से लेकर के 6 वर्ष तक के बारे में बताई थी। इसी प्रकार जो बाल्यावस्था है ना, इस बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था की उम्र होती है 6 वर्ष से 12 वर्ष तक, 6 years to 12 years। जो हमारी शेषावस्था है, शेषावस्था की मैंने आपको उम्र बताई थी जन्म से लेकर के 6 वर्ष, और बाल्यावस्था की उम्र कितनी है? 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष। इसको 2 भागों में बांट देता हूँ। एक तो 6 वर्ष से लेकर के 9 वर्ष तक, और एक बांटता हूँ मैं आपको 9 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक। तो जो 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की जो उम्र है ना, इसको बोलते हैं संचय काल। नाम में ही इसका मतलब छिपा हुआ है। 6 वर्ष से 9 वर्ष की उम्र है उसको बोलते हैं संचय काल, और जो 9 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष की जो उम्र है उसको बोलते हैं परिपाक काल। क्लियर? 6 वर्ष से 9 वर्ष तक की उम्र है उसको बोलते हैं संचय काल, और जो 9 वर्ष से लेकर के, या सॉरी 9 वर्ष हो गया ना, 6 से 9 और फिर 9 का 10 से लेंगे इसको, क्योंकि 9 तक तो आएगा ना, गलती से गया। 6 से 9 तक संचय काल और 10 से 12 तक परिपाक काल होता है। क्लियर? यहाँ तक आगे समझे? यानी 6 से 9 वर्ष तक संचय काल होता है और 10 से 12 तक परिपाक काल। अब देखिए संचय काल का मतलब क्या होता है। पहले संचय काल को समझते हैं। संचय काल का मतलब इसमें बच्चा कलेक्शन की प्रवृत्ति रखता है, चीज़ों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। इसी को देखिए, इन चीज़ों को ध्यान रखिए। इसको हम बोल देते हैं पूर्व बाल्यावस्था एक तरीके से, और इसको बोलते हैं पश्च बाल्यावस्था। और इसमें कुछ भाग जो शेषावस्था में अंतिम भाग है ना, जो 5 और 6 वर्ष वाला, वो कुछ भाग भी इसी में ऐड कर देते हैं, है ना। तो देखिए संचय काल का मतलब होता है कि इसमें बच्चा बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करने लग जाता है। इकट्ठा करने का मतलब, जैसे मान लीजिए उसे कॉइन्स मिले, सिक्के मिले, हमने घर वालों से देते हैं छोटे बच्चे, उनको एक गुल्लक में डालने लग जाता है, स्टोर करेगा। कई बच्चों की आदत होती है वो जैसे ही पैसे मिले कहाँ जाएंगे? दुकान पे जाएंगे और चीज़ें ले लेंगे। लेकिन बहुत सारे बच्चों की आदत है कि गुल्लक में इकट्ठा करेंगे, पिगी बैंक जो होता है उसमें इकट्ठा करेंगे। और कुछ है जो अखबार में ऐसे जो अखबार होते हैं उनमें कुछ पेंटिंग्स वगैरह आई उनको इकट्ठा करेंगे। कुछ जैसे अपने शादियों के कार्ड हैं उनमें अलग अलग फोटोज़ वगैरह आती हैं उनको इकट्ठा करेंगे। कुछ जो अपने माचिस की जो डिब्बियाँ होती हैं उनको अलग अलग तरीके से इकट्ठा करेंगे। ये बच्चों में कलेक्शन की प्रवृत्ति होती है। जैसे आपने भी एक काम किया होगा, कंचे आते हैं, कंचे खेलने वाले, वो इकट्ठे किए होंगे बचपन में, खूब सारे होंगे आपके पास, अगर आपने खेले हैं तो। मैंने तो इकट्ठे किए थे, वो आप इकट्ठे करते थे ना। या फिर जो मतलब ऐसे जो गाड़ी बनाते थे अपन लकड़ी की वगैरह से कुछ बना करके, उनको भी इकट्ठा, उनका संचय। तो ये होता है कलेक्शन पीरियड। इसमें बच्चा अलग अलग चीज़ों का जो उसका शौक होता है उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को इकट्ठा करता है। उसके बाद 10 से 12 आता है परिपाक काल। ये मैच्योरिटी की तरफ आ जाता है बच्चे की तरफ, क्योंकि उसके बाद किशोरावस्था में प्रवेश कर रहा है।
इधर बाल्यावस्था को छोड़ करके वो किस में जा रहा है, किशोरावस्था में जा रहा है। तो यहाँ पे हल्की परिपक्वता बालक दिखाने लग जाता है, हालांकि उसमें आती नहीं है लेकिन दिखाने लग जाता है। आती नहीं है परिपक्वता उसमें, उसको क्या करता है, शो करता है कि मैं परिपक्व हो चुका हूँ, मैं मैच्योर हो चुका हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे काम करने दीजिए, हर एक काम को बढ़ चढ़ के करेगा। तो ये कौन सा काल है, परिपाक काल। संचय काल चीजों को इकट्ठा करेगा और परिपाक काल में परिपक्वता आने लग जाती है। अब आते हैं इससे शेष अवस्था की कुछ मतलब परिभाषाएं हैं जिस प्रकार से हमने नोट्स में पढ़ी थी। सबसे पहले मैं बात करता हूँ परिभाषाओं में, यहाँ तक आपने नोट कर लिया है, तो अगर आप इसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले परिभाषा की बात करता हूँ मैं किलपेट्रिक की। मैंने कहा आपको सामने बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों के नाम आएंगे, जिस प्रकार साइंस में साइंटिस्ट के नाम आते हैं वैसे इस प्रकार से बनाते हैं। किलपेट्रिक ने बात कही है कि जो बाल्यावस्था होती है ना, ये बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। ध्यान से समझ लीजिए इस बात को। कौन बोलते हैं, किलपेट्रिक बोलते हैं कि जो बाल्यावस्था है वो छद्म परिपक्वता की अवस्था है। बाल्यावस्था पूरी परिभाषा, हालांकि मैं सिर्फ एक की पॉइंट रख रहा हूँ उसका, लेकिन आपके सामने पूरी परिभाषा क्या है बोल रहा हूँ ना। किलपेट्रिक ने एक बात बोली है कि जो बाल्यावस्था है वो छद्म परिपक्वता की काल जो है, रैंडम जो मैच्योरिटी, रैंडम मैच्योरिटी छद्म परिपक्वता, यानी कि दिखावटी परिपक्वता एक तरीके से। इसको अगर शब्द बोलने बोलूँगी मैं ऐसे बोलूँगी दिखावटी परिपक्वता, कि बालक इसमें शो करता है, दिखाता है कि मैं परिपक्व हो चुका, मैं मैच्योर हो चुका, लेकिन वास्तविक रूप से उसमें कोई परिपक्वता नहीं आती है। छद्म परिपक्वता बोल दो कि बालक उसमें मतलब दिखाता है कि मैं परिपक्व हो चुका हूँ, लेकिन वास्तविक रूप से बालक में कोई भी परिपक्वता नहीं आती है। तो किलपेट्रिक क्या बोलते हैं कि जो बाल्यावस्था है वो छद्म परिपक्वता की अवस्था है। इसके अंदर बालक ये दिखाता जरूर है कि वो मैच्योर हो चुका है, मैं परिपक्व हो चुका हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे काम करने दीजिए, लेकिन वास्तविक रूप से उसमें परिपक्वता नहीं आती। इज दैट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? एक माफ कीजिएगा, ये परिभाषा, ये मनोविज्ञानी का नाम मैंने गलत लिख दिया। परिभाषा सही है लेकिन मनोविज्ञानी का नाम मैंने गलत लिख दिया। ये मनोविज्ञानी किलपेट्रिक की थोड़ी दूसरी थी। चलिए कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से होती हैं। ये परिभाषा क्या है, मैंने वो किलपेट्रिक वाली पहले ध्यान रखेगी। पहले है आपकी जीएस रोस की, माफ कीजिएगा इसको चेंज कर लीजिएगा। जीएस रोस ने बात कही थी, ये क्या है तो थोड़ा आगे भी होता है परिभाषा कि पहले वाले थोड़ा दिमाग में ये रह गया कंसेप्ट और नाम किलपेट्रिक का ध्यान में रह गया, है ना। तो जेएस रोस बोलते हैं कि छद्म परिपक्वता वाली, जेएस रोस ने की थी बात, सॉरी आप चेंज कर लीजिएगा, मैंने पहले किलपेट्रिक लिख दिया था, लेकिन किलपेट्रिक की परिभाषा है, बट हुआ ऐसे कि ये मेरे ये वर्ड याद था और मनोविज्ञानी का नाम किलपेट्रिक याद आ गया। जेएस रोस वाला बाद में याद आ गया। अब हालांकि आगे वाली परिभाषा बोलता ना तो उसमें जेएस रोस कहा जाता, तो वैसे उल्टे हो जाते दोनों परिभाषा, लेकिन ये जेएस रोस की जो बाल्यावस्था है वो छद्म परिपक्वता की अवस्था है। इज दैट क्लियर? इसको चेंज कर लीजिएगा, उसके लिए माफी चाहता हूँ मैं पुराने वाले के लिए। अब किलपेट्रिक की परिभाषा लिख लीजिए, है वही, बस वो नाम थोड़ा आगे पीछे ध्यान में रह गया तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। किलपेट्रिक, किलपेट्रिक क्या बोलते हैं? अब किलपेट्रिक ने बोला है कि जो बाल्यावस्था है ना अपनी, बाल्यावस्था क्या है आपकी, जो बाल्यावस्था है वो प्रतिद्वंदात्मक सामान्यकरण की अवस्था है। कैसी बाल्यावस्था? बाल्यावस्था आपकी प्रतिद्वंदात्मक सामान्यकरण की अवस्था है। प्रतिद्वंदात्मक सामान्यकरण की अवस्था। देखिए जेएस रोस वाली जो परिभाषा है ना, मैं हालांकि मतलब उल्टा समझा था, किलपेट्रिक का इसमें नाम जोड़ दिया मैंने। जेएस रोस की परिभाषा क्या थी कि बाल्यावस्था छद्म परिपक्वता की अवस्था है। मैं आपको बता चुका कि बच्चा इसे मैच्योर महसूस करता है लेकिन मैच्योर होता नहीं। और किलपेट्रिक की परिभाषा क्या है कि प्रतिद्वंदात्मक सामान्यकरण की अवस्था। प्रतिद्वंद, इसको कैसे याद रखेंगे? कील होती है, कील हमेशा जब ठोकते हैं तो उसका विरोध करती है, वापस निकलने की कोशिश करती है, तो किलपेट्रिक प्रतिद्वंदात्मक। क्लियर? तो किलपेट्रिक की प्रतिद्वंदात्मक सामान्यकरण कैसे कि कोई बच्चा होता है, इसमें बच्चा द्वंद्व में रहता है। कैसे कि हम बच्चे को ये बोलते हैं कि नहीं आप इतना अगर, द्वंद्व में कैसे कि मान लीजिए बच्चा कोई छोटा काम करता है, मतलब कोई छोटे बच्चे घर में एक बच्चा है जो लगभग इस एज का है, मान लीजिए 10 साल का बच्चा है, अपने घर में एक बच्चा 10 साल का है और एक बच्चा 5 साल का है। तो 5 साल वाला कौन सी अवस्था में? शेष अवस्था में। जबकि 10 साल वाला कौन सी अवस्था में? परिपक्व अवस्था, बाल्यावस्था में, है ना। अब क्या होता है कि ये बच्चा स्कूल गया नहीं, ये स्कूल जाने लग गया, ये बच्चा स्कूल नहीं गया, मैंने आपको बताया था पूर्व नर्सरी पूर्व प्राथमिक, ये बच्चा स्कूल नहीं गया लेकिन ये बच्चा स्कूल जाने लग गया। अब ये 5 साल वाला बच्चा अपने घर में है,
ये बच्चा जैसे स्कूल से आया इस बच्चे के साथ खेलेगा, मान लीजिए वो बच्चा लेट के खेल रहा है तो ये उसके साथ लेटेगा, हम क्या कहेंगे कि तू अभी बच्चा नहीं रहा जो इसके साथ ऐसे खेल रहा है। हम क्या कहेंगे कि तुम अभी बच्चा नहीं रहा जो इसके साथ ऐसे खेल रहा है। क्लियर? ठीक है, कोई बात नहीं, वो वहां से खड़ा होगा और बड़े वाले काम करने लगेगा। उसकी उम्र कितनी है? 18 साल। मान लीजिए घर में एक और बच्चा है जो लगभग 10 साल है, एक घर में एक और बच्चा जो 15 साल का है। ये थोड़ा जिम्मेदारी वाले काम करता है 15 साल वाला, है ना। हालांकि बच्चे तो ये नहीं, लेकिन एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लीजिए कि 3 बच्चे कि एक 5 साल वाले 5 साल वाले की तरह खेलने लगा, तो घर वालों ने क्या बोला कि नहीं तो भी बच्चा नहीं है, अभी थोड़ा बड़ा हो गया। जब ये 15 साल वाले की तरह थोड़ी मैच्योरिटी वाले काम करने लगा कि जैसे किसी कोई मतलब इस काम करवाना है, घर पे हेल्प करवानी है, कुछ बाजार से कुछ ला के देना है, तब घर वालों ने क्या बोला कि नहीं अभी तू बच्चा है, बड़ा नहीं हुआ। एक तरफ घर वालों ने बोला कि अभी तू बड़ा हो गया, बच्चा नहीं रहा, दूसरी तरफ घर वालों ने बोला कि अभी तू बच्चा है, बड़ा नहीं हुआ। अब बताइए बच्चे में द्वंद्व की स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? वो सोचेगा कि आधे तो मुझे, एक तरफ मुझे कह रहे हो कि मैं बच्चा हूं, एक तरफ मुझे कह रहे हो कि मैं बच्चा नहीं हूं, तो मैं हूं क्या? एक तरफ आपने कहा कि तू बच्चा नहीं रहा, अब बड़ा हो गया है, ठीक है, उसने मान लिया तो बड़े वाला काम करने लगा। लेकिन जैसे ही बड़े वाला काम करने लगा उसको क्या बोला कि अभी तू बच्चा नहीं रहा, अब अभी तो बड़ा नहीं हुआ, बच्चा है तो इसलिए बच्चों वाला काम कर। यानी ना तो इधर का ना इधर का, अब दोनों तरफ बच्चे में कैसी हो जाती है? द्वंद्व की स्थिति, तो प्रतिद्वंदात्मक। और फिर उसके साथ बच्चा सामंजस्य स्थापित करता है, कुछ इधर वाले का भी काम करता है, कुछ इधर वाले का भी काम करता है, तो सामान्यकरण। यानी किलपैट्रिक बोलते हैं कि जो बाल्यावस्था है वो प्रतिद्वंदात्मक सामान्यकरण की अवस्था होती है। इस दैट ये परिभाषा में फिर चेंज कर लीजिएगा। J.S. रोज बोलते हैं सप्तम परिपक्वता की बात और किलपैट्रिक बोलते हैं प्रतिद्वंदात्मक सामान्यकरण की बात। दोनों चीज समझ में आ गई? परिभाषा बताने में सिर्फ इतनी लिखवा सकता हूं, आपको लिखवाने से कोई मतलब नहीं है। इस परिभाषा को आपके समझ में आ गई, प्रतिद्वंदात्मक सामान्यकरण का मतलब क्या होता है, आगे समझ में क्लियर? आगे चलते उसके बाद तीसरी परिभाषा लेता हूं आपको हरलोक की, हरलोक महिला की, उनकी परिभाषा लेता हूं। ये बोलते हैं, देखिए हरलोक ने एक बात कही थी कि जो शेषावस्था होती है ना, शेषावस्था, उसमें बालक की जो प्रथम गुरु होती है उसकी माँ होती है। शेषावस्था में बालक की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, बात आपको क्लियर याद है? और जो बालक की प्रथम पाठशाला है उसका विद्यालय होता है। क्लियर? एक मिनट माफ कीजिएगा, हरलोक ने क्या बोला था? हरलोक ने बोला था कि जैसे हरलोक क्या मतलब पहले बात हुई थी कि शेषावस्था में आपने बोला कि जो बालक होता है उस बालक की प्रथम गुरु कौन होती है? उसकी माँ होती है। बिल्कुल सही बात है। और उसकी प्रथम पाठशाला कौन होता है? उसका परिवार होता है। अब हरलोक ने एक बात कही कि बाल्यावस्था में जो माँ है ना, माँ, उस माँ का स्थान तो ले लेता है अध्यापक। बाल्यावस्था में माँ का स्थान तो कौन ले लेता है? अध्यापक। और जो परिवार है ना, परिवार, उस परिवार का स्थान कौन ले लेता है? उस परिवार का स्थान ले लेता है विद्यालय। समझ में आई? तो हर लोग ने क्या बोला कि बाल्यावस्था में माँ का स्थान तो अध्यापक ले लेता है और विद्यालय परिवार का स्थान ले लेता है। अध्यापक तो किसका स्थान ले लेता है? माँ का। और विद्यालय किसका स्थान ले लेता है? परिवार का। शेषावस्था में जो काम माँ करती थी ना, वही काम अब बाल्यावस्था में उसके लिए अध्यापक करेगा। इसीलिए कहते हैं, एक बात बताऊं, टीचर सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है बच्चों के प्रति। माँ बाप से भले ही कोई चूक हो जाए, लेकिन अध्यापक बहुत ही। और एक बात कहूं, इस एज में जाकर के अध्यापक की भूमिका बच्चे के लिए बहुत होती है। अगर टीचर ने मान लीजिए गलती से लिख दिया, मैं अभी एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। मेरी भतीजी है, तो वो हालांकि उसे पता है कि मैं खुद हूँ टीचर, है ना, लेकिन वो जब स्कूल से आई तो उसने कुछ जैसे उसकी बुक में वो मतलब स्पेलिंग लिख रखी थी, तो उसने वहाँ कोई मैडम थी, उसने मैडम ने उसको स्पेलिंग डाल दी कि शायद कोई ऑरेंज की स्पेलिंग डाली और ऑरेंज की जगह उसने हिंदी में लिख दिया आम। गलती से लिख दिया उसने बाय मिस्टेक कि ORANG, ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स आम। गलती से लिखा तो मैडम इतना तो वो थोड़ा पढ़ी लिखी होगी, इतना जानती होगी। अब वो जब घर पे आई तो मैं ऐसे ही मैं बाई चांस उसकी कॉपी मोबाइल तेरे को दिखा दे, चेक करते हैं क्या काम डालते हैं। तो उसकी जब मैंने कॉपी देखी तो उसमें देखा कि ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स आम। मैंने कहा किसने डाला? बोल मैडम ने। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं होता, आप इसको चेंज कर लो, आप करो ऑरेंज, ऑरेंज मीन्स संतरा, और आम होता है, आम की स्पेलिंग होती है मैंगो। बोल नहीं मानूंगी मैं तो, क्योंकि हमारी मैडम ने डाला है।
मैं उस बच्चे के साथ 5-7 मिनट तक इस बात पे की कि नहीं ऐसे है, उसको गूगल वगैरह करके बताया, सब कुछ करके दिखा दिया, सबसे पूछवा भी दिया, लेकिन उस बच्चे के दिमाग में क्या इमेज थी कि हमारी मैडम ने हमें सही डाला है। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो ठीक, क्योंकि हम टीचर से हम जानते हैं बच्चा जिद करेगा तो बच्चे की जिद को शांत कैसे करना है, ये इसका तरीका भी हम जानते हैं। हमने फिर उसको कहा, उसे उसके ऊपर एक कॉपी के ऊपर एक नोट लिख के दिया कि मैम कृपया इस बच्ची को ये स्पेलिंग सही करवा के दी। मैंने कहा वो जाके कल तेरी मैडम को दिखाना। उसने मैडम को जाके दिखाया तो मैडम ने बोला कि उसने चेंज करके हाँ ऐसा होता है। आगे वाले दिन वो बच्ची आते जैसे स्कूल से आई, आते मेरे पास आई कि चाचू ये देखो मैडम ने सही कर दिया, आपकी स्पेलिंग सही थी। तो ऑरेंज हो गया संतरा, इस तरीके। तो बच्चे के दिमाग में चाहे घर वाले कितनी बार डालें, लेकिन जो बात अध्यापक ने सेट कर दी ना, वो उसके लिए लोग की लकीर होती है। इसीलिए कहते हैं कि अगर आप भी टीचर बनने जा रहे हैं तो एक चीज़ का देखिए, सबसे, मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में नयों का तो फिर भी नहीं कहता, लेकिन या फिर टीचर्स का छोड़िए, आप जब भी गवर्नमेंट स्कूल में जब पढ़ाने जाएंगे, यहाँ पे बहुत जल्द आप जाने वाले हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, वहाँ आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट, आपकी जॉब मतलब कैसे, सैलरी के लिए स्कूल नहीं जाना, बच्चों के लिए स्कूल जाना है, बच्चों के लिए स्कूल जाना है। मैं कभी कभी डीएल पे भी होता हूँ ना, उसके बावजूद मैं थोड़ा टाइम निकाल के स्कूल में जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उनसे एक स्पेशल अलग ही लगाव हो गया है कि मतलब अब सारे स्टाफ वाले सोचते भी होंगे या कोई बच्चे भी सोचते होंगे कि मतलब ऐसे क्यों छुट्टी में भी, लेकिन आपने कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन जाते हैं डीएल में बच्चों के लिए थोड़ा काम करके आते हैं, उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट भी करते हैं, और हमारा तो पूरा स्टाफ ऐसा है सभी एक्स्ट्रा एफर्ट करने वाले हैं। तो क्लियर? तो आप जब भी स्कूल में जाओ, चाहे आप इंटर्नशिप पे जाओ, चाहे आप कैसे भी जाओ, आप बच्चों से जुड़ो, आपको बच्चों के लिए काम करना है। जितना आप उनसे जुड़ोगे ना, उतने आपके लिए फायदेमंद रहेगा। क्लियर? देखिए, तो हर लोग बोलते हैं कि जो बाल्यावस्था होती है उसमें माँ का स्थान अध्यापक ले लेता है और परिवार का स्थान विद्यालय लेता है। कि जिस तरीके का वातावरण बालक को परिवार में मिल रहा था, उसी तरीके का वातावरण का मिलने लग गया, इसमें विद्यालय मिलने लग गया। 3 परिभाषाएं क्लियर हो गई, रफ कर दूं, चलिए आगे चलते हैं। पहली परिभाषा किसकी है? जेएस रोज की। जेएस रोज क्या बोलते हैं? सद्दम परिपक्वता, यानी बच्चा मैच्योर महसूस करता है, परिपक्व महसूस करता है, लेकिन वास्तविक रूप से परिपक्व होता नहीं है। उसके बाद अगली परिभाषा किलपैट्रिक की, कि बच्चा प्रतिद्वंदात्मक सामान्यकरण की मतलब ये अवस्था है, बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक सामान्यकरण की, कि बच्चा विरोध की स्थिति में रहता है कि मैं क्या हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ। और उसके बाद हर लोग ने बोला कि जो बाल्यावस्था होती है उसमें माँ का स्थान तो अध्यापक ले लेता है और परिवार का स्थान विद्यालय ले लेता है। इज दैट क्लियर? यहां तक की चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो मुझे एक बार फटाफट थम्स अप करके बता दीजिए, थम्स अप करके बता दीजिए। उसके बाद अगली परिभाषा की मैं बात करता हूं, कोल एंड ब्रूस्की। कोल एंड ब्रूस की अवस्था, मतलब सही परिभाषा है, कोल एंड ब्रूस की परिभाषा है। क्या बोलते हैं कोल एंड ब्रूस? इन्होंने बात कही है कि जो बाल्यावस्था है ना, बाल्यावस्था संवेगात्मक दृष्टि से, बाल्यावस्था संवेगात्मक दृष्टि से जीवन का अनोखा काल है। बाल्यावस्था संवेगात्मक दृष्टि से जीवन का अनोखा काल है। जो आपकी बाल्यावस्था है वो संवेगात्मक दृष्टि से जीवन का अनोखा काल है। किसने बोली बात? कोल एंड ब्रूस ने। संवेगात्मक दृष्टि से कैसे? कि जब बच्चे में इमोशंस बनने शुरू हो जाते हैं, बाल्यावस्था में बालक में इमोशंस बनने शुरू हो जाते हैं, जब बच्चे में इमोशन संवेगों का विकास हो जाता है तो बच्चा अलग अलग, मतलब एक बात है आपको, किसी भी बच्चे के जो संवेग होते हैं ना, अगर जब बाल्यावस्था में उसके जो संवेगों का जो प्रदर्शन करता है बालक, उसके संवेगों को हमें समझना चाहिए और उसको बढ़ावा देना चाहिए कि बच्चा किस प्रकार की इमोशंस आपके सामने, बच्चा अलग अलग क्रिएटिव क्वेश्चंस लेके आएगा, लेकिन आपने उसको डरा के बैठा दिया ना, अगली बार वो दोबारा क्रिएटिविटी नहीं करेगा, आप उसकी क्रिएटिविटी को प्रोत्साहन दीजिए कि हाँ सही है। अगर वो गलत कर रहा है ना तो एक बार उसे करने दीजिए। पहले बच्चे को, अगर बच्चा गलत करता है तो पहले बच्चे को आप टोकिए मत। इस क्लास में मैं आपको बता दूं, इस क्लास में मैं आपको यही नहीं बताऊंगा कि साइको क्या होती है, इसमें यही बताऊंगा कल को आप जब स्कूल्स में जाएंगे तो वहाँ पे बच्चों पे आप किस प्रकार के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना। तो आपके जो लर्निंग आउटकम होते हैं ना, आउटकम्स है, लर्निंग आउटकम्स, अधिगम के जो क्या बोलते हैं उसको, प्रतिफल, वो भी इसी क्लास में कवर साथ में होते हैं। तो संवेगात्मक दृष्टि अनोखा काल कैसे? कि मान लीजिए एक बच्चा है, अब कभी कभी क्या होता है, मैं जब होमवर्क डाल देता हूँ बच्चों को, हालांकि मैं तीनों सब्जेक्ट का डालता हूँ,
हिंदी का भी डालता हूँ, इंग्लिश का भी डालता हूँ, मैथ्स का। हालांकि मेरा सब्जेक्ट मैथ है, फिर मैं हिंदी का तीनों का डालता हूँ। अब जब मैं बच्चे को डाल के देता हूँ ना, अब वो पहले दिन जो भी याद करता है बच्चा करके लाता है, फिर मैं ला के उसको पूछता हूँ कि मतलब मैं पूरा पीछे वाला सारा पूछता हूँ। मैं उसको स्पेलिंग पूछते मान लीजिए बच्चे को मैंने ये पूछा कि ये क्या है। अब बच्चे ने गलती से मतलब हालांकि उसने कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन उसने बता दिया आई। अब मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये गलत है, अब फिर मैं उसको ये पूछ लूँगा। अब बच्चे के दिमाग में खुद ब खुद आएगी कि यार मैंने इसको आई बता दिया, इसको क्या बताऊँ। इसको बच्चा फिर कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करेगा, या तो कुछ यही समझ जाएंगे कि नहीं सर ये आई है, ये जे है, समझ जाएंगे। बच्चा इसमें भी नहीं समझा, इसको उसने बता दिया पी, तो मैं आगे वाला पी लिख दूंगा। अब बच्चा एट लास्ट जाकर के कहीं ना कहीं तो समझ जाएगा कि नहीं, फिर वो चेंज करेगा कि सर ये पी है, ये आई है और ये जे है। अब बच्चा उसको चेंज करेगा, यही कैलकुलेशन होता है। मैं उसको डालता हूँ कि ये कितना है, अब बच्चा कैलकुलेशन करके बात बोलता है कि 78 है, सही वाला बोल दिया। लेकिन बच्चा कई बार क्या बोलता है 64। अब मैं अगली बार उसको 64 डाल देता हूँ, अब ये बता। फिर वो इसमें कई बार सोचता है, फिर थोड़ा दिमाग लगाता है, फिर कुछ यही समझ जाते हैं, फिर वापस चेंज कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, ये बच्चे का आप जो उसने बोल रहा है ना, वो पहले उसकी सुनिए, उसी से उस गलती का सुधार करवाइए। आप उसको कहते हो कि नहीं ये जे नहीं है, पी है, क्यू है, ऐसे नहीं। बच्चे को खुद को अपने दिमाग में करने दीजिए, बार बार करने दीजिए, बार बार। और जब वो करेगा फिर वापस उसका जब रिजल्ट आएगा ना, तब वो ज़्यादा परफेक्ट तरीके से समझेगा। यही होता है जब आप बच्चों को जोड़ बाकी सिखाते हो ना, तो बच्चों को पहले आप एक बार सिखा दीजिए, नॉर्मल सिखाइए, फिर पहले सीधे सिखाइए आप। सिखाने के बाद फिर बच्चा वो करेगा। पहली बार यही 15 मान लीजिए 8 और 7 लिखी उसने, 15 उसको हासिल लेनी नहीं आती, फिर अगली बार वो करेगा कि यार एक की नीचे तो एक ही लिखना था, एक कहाँ से आया, फिर एक को ऊपर ले जाएगा, बार बार वो खुद ट्राई करेगा। तो ये है कि संवेगात्मक दृष्टि से जीवन का अनोखा काल है। बच्चे के इमोशंस को दबाइए मत, जितना बच्चा आपके सामने लेकर के आ रहा ना, उसको प्रोत्साहन दीजिए, उसको सही तरीके से उसको लगाइए, बच्चा आपके सामने डबल मेहनत करेगा। क्योंकि ये जो मासूम बचपन है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है, इससे बच्चा बहुत कुछ सीख सकता है। क्लियर? तो कोलन बुश की दृष्टि से क्या है कि संवेगात्मक दृष्टि से जीवन का बाल्यावस्था अनोखा काल होता है। ठीक है, उसके बाद सिगमंड फ्रायड की बात करो। सिगमंड फ्रायड ने देखो हर एक अवस्था में काम प्रवृत्ति की ही बात की है, सिगमंड फ्रायड। और बहुत सारे मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि मनोवैज्ञानिक तो केवल और केवल सिगमंड फ्रायड ही थे। सिगमंड फ्रायड ने एक बात बोली है कि जो बाल्यावस्था होती है ना, ये काम प्रवृत्ति के लिए प्रसुप्तावस्था है। कैसी अवस्था है? प्रसुप्तावस्था। बाल्यावस्था काम प्रवृत्ति की दृष्टि से प्रसुप्तावस्था है। या फिर इन्होंने एक और परिभाषा बोली है कि बाल्यावस्था जो है वो निर्माणकारी अवस्था है। कैसी है? निर्माणकारी अवस्था है। शेषावस्था में हमने पढ़ा था कि जीवन की आधारशिला है, उसमें आपने बच्चे के नींव रख दी थी शेषावस्था में। इस अवस्था में उस नींव पर हल्का हल्का मकान बनाना शुरू करेंगे, और मकान का कंस्ट्रक्शन जितना अच्छा बनाएंगे आप, बच्चे का भविष्य इतना ही मजबूत बनेगा। तो निर्माणकारी अवस्था है। प्रसुप्त अवस्था कैसे? कि इस अवस्था में बालक सिगमंड फ्रायड बोलते हैं कि प्रसुप्त अवस्था है काम प्रवृत्ति की दृष्टि से। परिभाषा कैसे सिगमंड फ्रायड की? कि बाल्यावस्था काम प्रवृत्ति की दृष्टि से प्रसुप्त अवस्था है, या फिर बाल्यावस्था बालक के निर्माण की अवस्था होती है। अब देखो प्रसुप्त अवस्था कैसे? प्रसुप्त अवस्था का मतलब कि काम प्रवृत्ति से बिल्कुल साइलेंट रहती है। जब शेष अवस्था में आपको पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बच्चे को बताया था कि हर एक चीज को मुंह के माध्यम से मतलब काम प्रवृत्ति को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। इसमें क्या होता है, इससे बच्चे में कोई काम प्रवृत्ति की भावना नहीं होती। जैसे आपने देखा होगा 6 से 10 वर्ष के बालकों को लड़के और लड़कियां एक ही ग्रुप में रहते हैं, कोई आपस में ये नहीं है कि मतलब कि ये लड़कियों का है। बाद में जब किशोरावस्था में आते हैं ना, तब जाकर के अलग अलग उनके ग्रुप बनने शुरू होते हैं कि ये लड़कों का, ये लड़कियों का। लेकिन बाल्यावस्था तक लड़के और लड़कियों का एक ही ग्रुप रहता है, और उसमें आपस में सब में सहचार मतलब आपस में एक दूसरे के प्रति भ्रातृत्व भाव रहता है, सब एक दूसरे के प्रति साथ खेलते हैं। वही होता है क्यों? क्योंकि उनमें काम प्रवृत्ति के लिए प्रसुप्त अवस्था है, उसमें काम प्रवृत्ति कोई भावना नहीं है, बच्चे के मन में किसी प्रकार की कोई इमोशंस नहीं है इससे रिलेटेड। तो क्या बोला सिगमंड फ्रायड ने कि जो काम प्रवृत्ति की दृष्टि से प्रसुप्तावस्था है और जो भावी जीवन की निर्माणकारी अवस्था है। इज दैट क्लियर? ये दो परिभाषाएं कोलन ब्रूस की और सिगमंड फ्रायड के आपके सामने मैंने बताई। ये कुछ मुख्य आपकी अवस्थाएं होंगी, तो परिभाषाएं ना मुख्य परिभाषाएं आपको बता दें। अब देखिए बाल्यावस्था के आपको मैंने 2 भाग बताए थे, एक पूर्व बाल्यावस्था, एक पश्चिम बाल्यावस्था। तो अब आप हेडिंग लगाइए कि बाल्यावस्था के अन्य नाम। हेडिंग लगाइए बाल्यावस्था के अन्य नाम। फिर हम बाल्यावस्था क्या पढ़ेंगे? विशेषता पढ़ेंगे। हमने आज परिभाषाएं पढ़ी 5, अब हम पढ़ते हैं बाल्यावस्था के अन्य नाम। जिस तरीके से हमने शेष अवस्था के पढ़े थे ना,
खूब सारे लास्ट क्लास में। तो वैसे आज मैं पहले ही करवाया था आपको कि बाल्यावस्था की जब हम उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे तो आपको दोबारा वही एक बार चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बाल्यावस्था के अन्य नाम यानी बाल्यावस्था को और हम क्या क्या बोलते हैं। बाल्यावस्था को बोलते हैं सबसे पहली खेल की अवस्था, खेल की अवस्था। अभी मैं पहले आपको नोट करवाया था सारी, फिर आपको एक एक समझाता हूँ। खेल की अवस्था, फिर उसके बाद अगली है 2-4 पहले आपको नोट करवाता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ खेल की अवस्था। फिर मैंने आपको जब शेष अवस्था पढ़ाई थी उस टाइम बताया कि समूह पूर्व, टोली पूर्व अवस्था। तो ये कौन सी अवस्था होती है? समूह की अवस्था। कैसी अवस्था है? समूह की अवस्था। क्लियर? खेल की अवस्था हो गई, फिर उसके बाद अगली कौन सी अवस्था होगी? समूह की अवस्था। फिर तीसरी होगी वैचारिक क्रिया अवस्था। तीसरी कौन सी होगी? वैचारिक क्रिया अवस्था। वैचारिक क्रिया अवस्था। फिर मैंने जब आपको शेष अवस्था पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये प्री प्राइमरी पूर्व प्राथमिक अवस्था है, विद्यालय पूर्व अवस्था है। तो ये कौन सी होगी? इसे बच्चा स्कूल जाने लगेगा तो ये कौन सी होगी? विद्यालय की अवस्था। ये कौन सी होगी? विद्यालय की अवस्था। 4 नोट कीजिए, आपके सामने नहीं आ रहा इसलिए बार बार मैं आपकी साइड हो जाता हूँ। खेल की अवस्था, समूह की अवस्था, वैचारिक क्रिया अवस्था, विद्यालय की अवस्था। 4 नाम होगी। पहले मैं आपको 5-6 नाम लिखवाया था, फिर उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर 5-6 और लिखवा दूंगा। क्लियर? उसके बाद 5 नंबर पे अब जब विद्यालय जाएगा तो पहली बार स्टडी स्टार्ट करेगा तो औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करने की अवस्था। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करने की अवस्था। औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करने की अवस्था। क्लियर? और 5 हो गया ना आपके? खेल की अवस्था, समूह की 6 लिखवाया था, फिर उसके बाद आगे 5-6 और कर लेंगे ना। फिर 6ठा लिखिए समलैंगिकता। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था समलैंगिकता की अवस्था। समलैंगिकता की अवस्था। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको मैं पहले करवा चुका हूं। अब हम कुछ इसके बारे में और पढ़ लेते हैं कि क्या क्या होती है, कैसी कैसी बातें शेष अवस्था से बाल्यावस्था के बारे में। ये मैंने आपको 5-6 कुछ उपनाम बताए इसके, इनके बारे में मेरे आप देखिए एक बार नोट कीजिए। खेल की अवस्था, समूह की अवस्था, वैचारिक क्रिया अवस्था, विद्यालय की अवस्था, औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करने की अवस्था और समलैंगिकता की अवस्था। क्लियर? आई थिंक आपने नोट कर लिया। अब एक एक को समझते हैं। खेल की अवस्था, मैंने आपको बताया था कि बच्चा इसमें खेल खेलेगा बहुत सारे। और क्या होता है कि बच्चा ऐसा कोई खेल नहीं है कि परिभाषा दी है एक मनोवैज्ञानिक ने कि जो मतलब इस बाल्यावस्था खेल के बारे में दी है किसी मनोवैज्ञानिक ने। क्या कहा है कि जो स्ट्रंग है ना, स्ट्रंग ने कहा है कि ऐसा कोई खेल होगा जिसको बाल्यावस्था में बालक नहीं खेलता होगा। आपने भी लगभग बाल्यावस्था में सभी प्रकार के खेल खेले थे, लगभग सभी प्रकार के खेल आपने बाल्यावस्था में खेले। तो बाल्यावस्था को खेल की अवस्था बोलते हैं। खेल की अवस्था क्या है कि इसमें बालक पूरे दिन खेलता रहता है। बाल्यावस्था में बालक पूरे दिन खेलता ही रहता है। क्लियर? तो बाल्यावस्था को खेल की अवस्था बोलते हैं। समूह की अवस्था, जब मैंने आपको शेष अवस्था पढ़ाई थी उस समय मैंने आपको बताया था कि टोली पूर्व अवस्था या दल पूर्व अवस्था, उसमें बालक समूह की भावना नहीं आती है, लेकिन इसमें बालक अपने समूह के साथ रहता है। अपने जब भी शाम को बस स्कूल से बच्चे आते हैं, बच्चे आने के बाद सारे एक साथ ग्रुप में इकट्ठे होंगे, उसके बाद खेलेंगे। कोई बैट लेके आएगा, कोई बॉल लेके आएगा, कोई स्टंप लेके आएगा, फिर सारे जब तक उनका ग्रुप पूरा नहीं हो जाता तब तक बच्चे खेल स्टार्ट नहीं करते। तो समूह की अवस्था, इससे बालक कैसे खेलते हैं? इससे बालक समूह के माध्यम से खेलते हैं, हर काम समूह में करते हैं। क्लियर? उसके बाद वैचारिक क्रिया अवस्था, इसमें बच्चा विचार करता है, अलग अलग इमेजिनेशंस लेके आता है। बात क्रिएटिविटी वाली बात की थी ना आपके सामने, बच्चा आपके सामने अलग अलग चीजें लेकर के आएगा। तो वैचारिक क्रिया अवस्था, बच्चे विचारों के माध्यम से आपके सामने बहुत सारी बातें आपके सामने रखता है। तो वैचारिक क्रिया अवस्था होगी। विद्यालय की अवस्था, इसमें बच्चा, मैंने जब आपको शेष अवस्था बताई थी उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि विद्यालय पूर्व अवस्था, उसमें बालक आंगनबाड़ी में रहता है, विद्यालय में नहीं जाता, लेकिन इसमें विद्यालय में जाने लग गया। 6 वर्ष का बच्चे का एडमिशन हो जाता है। आरटी एक्ट बोलता है 6 वर्ष के बाद 6-14 वर्ष के बालक को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। तो वही कि इस बालक को निःशुल्क शिक्षा 6 वर्ष के बालक को आप पहली कक्षा में प्रवेश दे दीजिए। तो विद्यालय में जाने लग गया। 6 वर्ष से शुरू कौन सी होती है? बाल्यावस्था। तो कौन सी अवस्था होगी? विद्यालय की अवस्था। जबकि शेष अवस्था कौन सी थी? विद्यालय पूर्व अवस्था। अब देखिए, अब इन अवस्थाओं में कंपैरिजन होता चलेगा।
जब मतलब अभी मैंने पहले गर्भावस्था पढ़ी थी तो शेष अवस्था और गर्भावस्था में कंपैरिजन किया, अब हमने बाल्यावस्था पढ़ रहे हैं तो शेष अवस्था और बाल्यावस्था में कंपैरिजन कर रहे हैं, फिर आगे जब किशोरावस्था पढ़ेंगे तब हम इन सभी में आपस में ना कंपैरिजन चलता रहेगा। तो विद्यालय पूर्वावस्था कौन सी थी, शेष अवस्था, जबकि विद्यालय की अवस्था कौन सी है, बाल्यावस्था। उसके बाद औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करने की अवस्था, जब पहली बार स्कूल में गया तो बच्चा औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करेगा। औपचारिक शिक्षा कैसे, समाज से भी बहुत सारी शिक्षा लेगा और बच्चा खुद भी खूब सारी बातें सीखेगा। तो औपचारिक शिक्षा प्रारंभ करने की अवस्था भी कौन सी है, यही बाल्यावस्था है। उसके बाद समलैंगिकता की अवस्था, समलैंगिकता अभी मैंने आपको बताया था कि जो इस अवस्था में बालक है ना, बाल्यावस्था में, इनमें लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं करते। प्रसुप्तावस्था बताया काम प्रवृत्ति से लड़के और लड़की में कोई भेद नहीं करते, दोनों आपस में सेम ग्रुप में रहते हैं, एक समूह में रह करके आपस में खेलते हैं, एक समूह की भावना से रहते हैं। तो कौन सी होगी, समलैंगिकता की अवस्था। कौन सी होगी, समलैंगिकता की अवस्था होगी। क्लियर, यहाँ तक की बातें आपको बिल्कुल एकदम साफ तरीके से समझ में आ गई होगी। ये मैंने आपको कुछ इसकी विशेषताएं बताई बाल्यावस्था की, बाकी विशेषताओं की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप उससे पहले अगर आपने पहले पुरानी क्लासेस अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले आप पुरानी क्लासेस को देखिए, पुरानी क्लासेस में आप देखने के बाद अच्छे तरीके से आगे आप समझते चलेंगे। तो बाल्यावस्था का कुछ भाग अपना और आज हो गया, देखते हैं वही तरीके का है कि बाल्यावस्था अगली क्लास में हो जाए या फिर उससे अगली क्लास में 2 या 3 क्लास रहेंगी, उसमें अच्छे तरीके से हम कर लेंगे। आई थिंक आपको क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली क्लास में, उससे पहले अगर आपको लाइक नहीं किया वीडियो को तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।